नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 52 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश भर में 22 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, 22 जिलों के कलेक्टर को बदल दिया गया है। कुल 52 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिनमें से 22 कलेक्टर हैं। 22 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। राजन विशाल जयपुर के नए कलेक्टर होंगे। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह कुड़ी झुंझुनू के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। शुभम चौधरी डूंगरपुर की जिम्मेदारी अब इन्हें दी गई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, क्या जानकारी? बड़े स्तर पे देखा जाए तो फेरबदल किया गया है। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा फेरबदल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद में कार्मिक विभाग ने इस सूची को जारी कर दिया। इसमें कई ऐसे चर्चित नाम हैं जो कई समय से लंबे समय से अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे, जिनके तबादलों के आदेश जो हैं वो सरकार ने जारी किए हैं। और कई ऐसे विवादित चेहरे भी थे जो आपस में जूनियर और सीनियर की आपस की लड़ाई जो थी वो भारी पड़ रही थी डिपार्टमेंट के कामकाज को लेकर के। ऐसे भी अफसरों के तबादले जो है सरकार ने अन्यंत्र स्थानों पर किए हैं। कोटा से जयपुर विकास प्राधिकरण का सचिव जो है वो उज्जवल राठौड़ को बनाया गया है। पूर्व में उज्जवल राठौड़ स्वायत्त शासन विभाग में थे, लेकिन कोटा उन्हें लगाया गया था कलेक्टर के तौर पर। ऐसे में 22 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। खास बात है, जयपुर का कलेक्टर कौन होगा इस बात पर संशय था, तो राजन विशाल को जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। और जो जयपुर कलेक्टर रहे अंतर सिंह नेहरा, उनके कामकाज को लेकर के मुख्यमंत्री बीते कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्हें आयुक्त श्रम विभाग, इसे ठंडी पोस्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर उनका तबादला किया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे चर्चित नाम हैं, जैसे कि इंद्रजीत सिंह और नेहा गिरी, दोनों जोधपुर में थे और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। दोनों जोधपुर में लंबे समय से थे, अब दोनों को जयपुर में तबादला किया गया है। नेहा गिरी को जो है वो पीडी लगाएगा हथकरघा विकास निगम में, तो साथ ही साथ में इंद्रजीत सिंह को जो भी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का दायित्व जो है वो दिया गया है। ताराचंद मीणा को चित्तौड़गढ़ से हटा करके उदयपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। हरदेश शर्मा जो कि जयपुर के सेक्रेटरी थे जेडीए के, उन्हें हटाया गया है। बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कई करीबी अफसर शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार था अच्छी पोस्ट पर, और उन्हें पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए बड़े विभागों के अंदर उनकी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव और कलेक्टर रहे आलोक रंजन को भी इस बार वापस से कलेक्टरशिप दी गई है। बीते दिनों उन्हें हटा दिया गया था कलेक्टर से और उसके बाद में वो स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए थे, लेकिन अभी उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी गई है। हरिमोहन मीणा जो कि झालावाड़ में कलेक्टर थे, उन्हें कोटा का कलेक्टर बनाया गया, क्योंकि कोटा का कलेक्टर भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। शांति धारीवाल का गृह क्षेत्र है, उस इलाके के अंदर कलेक्टरशिप लंबे समय से उज्जवल राठौड़ कर रहे थे। वहीं भारती दीक्षित जो कि संयुक्त शासन सचिव लगी हुई थी, उन्हें झालावाड़ लगाया गया। ऐसे में बड़े नाम जो है इस सूची के अंदर शामिल हैं और कई नाम ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से पोस्टिंग के इंतजार में थे, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। साथ ही साथ में 3 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अखिल अरोड़ा को यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार प्रमुख शासन सचिव सूचना जनसंपर्क विभाग का दिया गया है। नवीन महाजन को जो है राजस्थान राज्य बुनकर संघ का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं नरेश कुमार ठकराल को शासन सचिव युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान सरकार का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पर दिया गया। अब आपको बता दें, इन कलेक्टरों के साथ में अग्नि परीक्षा का समय होगा, क्योंकि सरकार का अंतिम समय है। सरकार का जो ये कह सकते हैं, सरकार 16 से 18 महीने और सफर करने जा रही है। उसके बाद में चुनावी मोड में पूरी तरह से राजस्थान आ जाएगा। तो इन कलेक्टरों की जिम्मेदारी होगी कि राजस्थान सरकार की जो महती योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, और जनता के तक ये योजनाएं पहुंचने में इन सभी कलेक्टर्स का बड़ा योगदान रहने वाला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के जो विशेष सचिव थे राजन विशाल, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। उन्हें जयपुर का कलेक्टर बनाया गया। उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जयपुर का कलेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेक्टरशिप मानी जाती है, और जयपुर में जो कलेक्टर होता है वो पूरे राज्य को के सबसे की राजधानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में जो डीएलबी के जो निदेशक थे, जो सभी निकायों के निदेशक थे, दीपक नंदी, उन्हें कोटा का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। यानी एक बार फिर से वो शांति धारीवाल की गुड बुक्स में शामिल हैं और उन्हें शांति धारीवाल अपने संभाग में संभागीय आयुक्त के तौर पर ले जाने में कामयाब रहे। ऐसे में कई ऐसे सिफारिशी नाम भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई अधिकारियों का डिमोशन भी यहाँ पर किया गया है। भवानी देथा का नाम इस सूची में दूसरे नंबर पर शामिल है, जिन्हें जो है कई समय से लंबी समय से जद्दोजहद चल रही थी कि उन्हें विभाग से हटाया जाएगा, लेकिन अब उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में उनको पदोन्नत किया गया है। उन्हें वहां से हटा करके उच्च शिक्षा विभाग में उनकी पोस्टिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर आईटीआई कॉलेज में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां पर 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर फैकल्टी मेंबर हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। आईटीआई कॉलेज में कुछ छात्र भी संक्रमित हुए हैं। प्रताप नगर इलाके में यह आईआईटी कॉलेज है जहां पर 21 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें ज्यादातर जो हैं वो फैकल्टी मेंबर हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कुछ छात्र जो हैं वो भी पॉजिटिव हुए हैं। तो उदयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर। कोविड टीकाकरण के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि आज कोविड टीकाकरण शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया। राज्य में प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों का प्रतिशत भी निरंतर बढ़ता जा रहा है और यह राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। आने वाले दिनों में हमारा पूरा ध्यान 100% दूसरी डोज लगाने, बूस्टर डोज लगाने और किशोरों के टीकाकरण पर होगा। मेरी सभी से अपील है कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं, साथ ही राज्य सरकार की मुहिम में सहभागी बने। कोरोना की तीसरी लहर में एक बार फिर प्रदेश के स्कूल ऑनलाइन क्लास को अपना रहे हैं, लेकिन प्रदेश की शान रही राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी तक ऑनलाइन स्टडी मोड में नहीं आ सकी है। आखिर क्यों, देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन क्लासें मेरे हिसाब से अभी तक चल ही नहीं रही। केवल ये प्रशासन अपनी बातों को और अपने जो कार्यक्रम है उनको संचालित करने के लिए ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी जब ऑनलाइन क्लासें हुई थी तब विद्यार्थियों को काफ़ी सारी समस्याएं आई थी कि कई विद्यार्थी उस क्लासों को ले नहीं पाए थे, उनके पास में संसाधनों की कमी थी या फिर वो दूर दराज से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनके पास में ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि वो ऑनलाइन क्लासें ले सकें। ऑनलाइन क्लास को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के इस छात्र की बात भले ही आपके गले नहीं उतर रही हो, लेकिन सच यही है कि करीब 28,000 सक्रिय छात्रों वाली राजस्थान यूनिवर्सिटी कोविड की तीसरी लहर के बीच भी खुद को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पाई है। भले ही छोटे से छोटे स्कूल में ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई हो रही है। बीते साल राजभवन के निर्देशों के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आनन फानन में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पोर्टल बना लिया था, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता ही साबित हुआ। उच्च शिक्षा के संबंध में गठित टास्क फोर्स के सुझावों पर राजभवन ने सभी यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन क्लासेस के सेशन शुरू करने और छात्रों के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे लेकर कोई खास सक्रियता नहीं दिखाई। तभी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन माइग्रेशन तो मिल नहीं पा रहा, क्लासें कहाँ बात कर रहे हैं साहब आप। और मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो मैं इससे चीज़ से परिपक्व हूँ कि विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत नाजुक है। 3rd स्टेज चल रहा है ओमिक्रॉन का। पहले कोरोना की भयंकर महामारी है, पहले भी नहीं यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही थी और अब भी नहीं चल रही है। वीसी साहब कह रहे हैं न्यूज़ चैनलों को कि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन जब आप रिपोर्टर यहाँ धरातल पर आके देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से संचालित 300 कॉलेजों में कॉलेज शिक्षा निदेशालय की ओर से ज्ञान दूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन फ्री क्लासेस मुहैया करवाई जा रही हैं, जबकि करोड़ों के बजट वाले विश्वविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अभी भी उदासीनता बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं हमने हमारी ऑनलाइन कक्षाओं के वीडियो डाले नहीं हैं। कुछ टेक्नोलॉजिकल या ये कहना चाहिए स्पेस को लेकर के जो हमने हमारे यहाँ से वीडियो अपलोड किए गए, कुछ जो स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा रहा है, मैं ये बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूँ। परंतु ऑनलाइन माध्यम से हमने बहुत अच्छी टीचिंग की है और इस महती आवश्यकता के अंतर्गत इस कोविड काल में डेफिनेटली हमने ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ा करके और बच्चों के ऑफलाइन सारे एग्जाम करा दिए। ऑनलाइन पढ़ाई अब वक्त की जरूरत है। जब स्कूली स्तर पर इसे लागू किया जा सकता है तो उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठानों में कैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बहरहाल प्रदेश का नंबर 1 होने का दावा करने वाले सरकारी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस का नदारद होना वाकई हैरान करता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर।
कांग्रेस में कई जिलों में जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है, जिसके चलते जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में देरी हो रही है। जयपुर शहर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी ऐसी ही बात सामने आ रही है। हाल ही में सामने आया करबला विवाद और नगर निगम हेरिटेज में कमेटियों के विवाद की मूल वजह भी यही मानी जा रही है। शहर के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि कमेटियों का गठन भी जल्द हो, लेकिन एक राय नहीं होने के चलते अभी भी इसमें देरी हो सकती है। कि करबला वाले मामले में उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि पुलिस का कोई अधिकारी हो, उसको किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के नेता के साथ बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं है। सारा मामला अखबारों में आ गया, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा और कोई अधिकारी जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम मुख्यमंत्री जी का, उन तक कार्रवाई हम जो भी घटना हुई पहुंचा देंगे। और अब बात जोधपुर की, जहां चांदपोल इलाके में पक्षियों के लिए आरक्षित जगह पर निर्माण होने को लेकर सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने विरोध जताया। विधायक सूर्यकांता व्यास ने बाकायदा धरना भी दिया। दरअसल चांदपोल बाहरी के इलाके में वन क्षेत्र भूमि में कांग्रेस के पूर्व नेता स्वर्गीय राम सिंह वैश्नोई के नाम से एक बड़ी भूमि पर कब्जा किया गया है, जिस पर पक्षी धाम बनाने के नाम से उनका नाम जोड़कर जगह रोकी गई है। इसको लेकर सूर्यकांता व्यास ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि यह स्थान पहले से पक्षियों के लिए है, जबकि अब यहां राजनीति हो रही है। एनक्रोचमेंट के लिए मैंने धरना दिया है। ये सीएम का गृह जिला है, गृह जिले के अंदर भी आप ऐसे कर रहे हो। चौकीदार बैठा दिया, ताले लगा दिए, फिर क्या हुआ, धान कहाँ से नाके, एक छोटा सा दरवाजा बना दिया कि इधर से जाओ और धान नाको। क्यों भाई, आपकी जमीन है क्या? किसकी जमीन है? जमीन फॉरेस्ट की है, गवर्नमेंट की जमीन है। इसके ऊपर किया, इसलिए मैंने धरना दिया है। और मैं धरना इसलिए दिया है, आज तो मैं धरना ही दिया है, मैं आगे और भी कुछ ये नहीं मानेंगे तो और भी कुछ आगे करने का विचार कर रही हूँ, करूंगी। पोखरण के उप जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर श्रवण सिंह तंवर के साथ शराबी युवक के मारपीट से इलाके में रोष है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात बच्चे को इंजेक्शन लगवाने आए शराबी युवक ने अस्पताल में हंगामा किया और डॉक्टर श्रवण सिंह से मारपीट की। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल ने पोखरण एसएचओ से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। और फुल नशे में धुत थे और वो आए और सीधा पता नहीं कहाँ से ही गुस्सा होकर आए थे और सीधा डीडीसी में आए और चिढ़ते चिढ़ते उन्होंने सारी मेडिसिन वगैरह को बिखेर दिया और बाद में गालियाँ निकालने लगे कि तुम डॉक्टरों को हम गार्ड देंगे, तुम्हारे को हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देंगे। पता नहीं किस बात पे गुस्सा थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने, मैं जिस बेड पे बैठा था वो नर्सिंग स्टाफ ने रोकने की कोशिश करी और उन्होंने, मैं जिस बेड पे बैठा था उसी बेड पे वो चढ़ गए और मुझे धमाधम मारने लगे। सिरोही नगर परिषद का दावा है कि सादलपुरा स्कीम में उसने पिछले 5 दिनों में 65 से ज्यादा अतिक्रमण हटाकर 10 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त करवाई है, लेकिन पूर्व पार्षद जगदीश सेन ने इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के बाद गरीब लोग बेसहारा हो गए हैं। कोरोना महामारी में उनके सिर से छत छिन गई है, वो सर्दी से जूझ रहे हैं। उनके बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। जगदीश सेन सहित कुछ लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी कानून के मुताबिक नहीं हुई है। इसमें अफसरों और भू माफिया की मिलीभगत होने का शक है। नगर परिषद और राजस्व विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया और यहाँ तक स्थिति आकर बैठ गई कि सानसी रोड पे जो दारू गोदाम के पीछे वाली जमीन जो ये अपने मातृमाता गेट से लेकर गोचर भूमि में बहुत बड़े बड़े मकान बन गए और ये सारे निर्माण अवैध रूप से अतिक्रमण किए हैं। और इन अतिक्रमणियों को बढ़ावा देने के लिए नगर पालिका ने उनके लिए रोड भी बनाई, रोड लाइटें भी लगाई और नगर पालिका में शिकायत होने के बाद भी वो अपने आंख बंद करके बैठे रहे।
जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने नकली नोटों का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी धन दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को नकली नोट थमा देते थे। पुलिस ने आरोपियों से 18,52,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने सिराजुद्दीन, दौलत खान, गामा उर्फ सलीम, किशन कुमावत और विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने बताया कि वो 500 रुपए की असली नोट की फोटोकॉपी करते थे, फिर लोगों को धन दोगुना करने का झांसा देकर उनसे असली नोट ले लिया करते थे। उसके बदले में उन्हें नकली नोट दिया करते थे। इसी बीच गैंग के सदस्य पुलिस की ड्रेस में पहुंच जाते थे और पीड़ित को धमकाकर भगा देते थे। आरोपियों ने पूछताछ में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें करना कबूल किया है। नकली नोट छापकर उसके माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और 18,52,000 रुपए के नकली नोट बनाने की सामग्री और 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। ये लोग पहले नकली नोट तैयार करते, उनकी गड्डियां तैयार करते और बाद में भोले भाले लोगों को लालच देते कि हम रुपए डबल कर देंगे, नोट डबल कर देंगे, अगर आप हमें 1 लाख दोगे तो हम आपको 2 लाख देंगे। इस तरह की पहले उनको लालच देते और फिर बाद में उनके रुपए लेकर ये नकली नोट थमाकर फरार हो जाते। इस तरह की इन्होंने 10-11 वारदातें कबूल की हैं, जिसमें अजमेर, रूपनगढ़, दुदू और फागी और बगरू के आसपास की वारदातें उन्होंने। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने किडनैपिंग के केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लंगेरा के रहने वाले राणा राम देवासी ने पुलिस को बताया कि वह और उषा प्राइवेट बस से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी इनको गाड़ी में 8 लोग, इको गाड़ी में एक गाड़ी में 8 लोग आए और बस से नीचे उतारकर उसका अपहरण कर लिया और मारपीट की। शहर में तुरंत नाकाबंदी करवाई गई। बायतू के पास अपहरणकर्ताओं के चुंगल से महिला पुरुष को छुड़ाकर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लंगेरा निवासी राणा राम और पिपाड़ निवासी उषा के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दस्तयाब करके थाने लाए अभी और उससे पूछताछ की जाकर टोटल 8 मुलजिम है, जिसमें 6 जेंट्स है और 2 महिलाएं हैं और एक गाड़ी है इको, उसको हमने बरामद की है और मुलजिमों को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किए जाएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इन दिनों कोहरे में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। मौसम में धुंध के दौरान और रात को दोगुनी ताकत से पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। साथ ही जनवरी के अंतिम सप्ताह में गणतंत्र दिवस के अवसर को लेकर विशेष अलर्ट है सेना के जवान और ऑपरेशन सर्द हवा की भी शुरुआत की जानी है। जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा में दिन रात सर्दी गर्मी हमेशा ड्यूटी करते हैं। ऐसे में अधिकारी भी कड़कड़ाती सर्दी में ड्यूटी करने जाने वाले जवानों का बॉर्डर पर पहुंचकर हौसला बढ़ा रहे हैं। राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति के दौरान इस साल भी परिंदे घायल हुए, लेकिन थोड़ी राहत की बात यह रही कि इस बार ऐसे हादसों में करीब 40% की कमी आई। इसका कारण कम पतंगबाजी होना भी है। रविवार को वीकेंड कर्फ्यू में भी खूब पतंगबाजी हुई। मकर संक्रांति के दूसरे दिन करीब 390 पक्षी पतंगबाजी के कारण जख्मी हुए। आज भी दोपहर तक 300 पक्षी घायल हुए। 3 दिनों में पतंगबाजी से 1150 से ज्यादा पक्षी जख्मी हुए। जयपुर में 60 से ज्यादा पक्षी उपचार केंद्र जहां बनाए गए थे। राजधानी जयपुर के अशोक विहार में वन विभाग के उपचार केंद्र पर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने।
इस बार पतंगबाजी भले ही तेज हो, लेकिन हमारे जागरूकता अभियान थोड़े बहुत काम आए हैं। जो घायल पक्षियों की तादाद है उनमें कमी आई है। करीब 40% जो पक्षी हैं वो कम घायल हुए हैं, लेकिन जो घायल हुए हैं बड़े खतरनाक घायल हुए हैं। बचाने की कवायद जारी है। यहाँ पर जयपुर जू की पूरी टीम लगातार लगी हुई है, चाहे यहाँ पर मोर हो, कबूतर हो, चील हो, कई इस तरह के बाज हों जो कि बहुत ही दुर्लभ जिन्हें माना जाता है। फाल्कन भी यहाँ पर मौजूद है। उल्लू से लेकर के कौवे और मोर यहाँ पर काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे पक्षी हैं जिनको अगर आप देखेंगे कि इसका पंख अगर देखेंगे तो ये हमेशा के लिए अब विकलांग हो चुका है और ये आसमान में वो खुली उड़ान नहीं उड़ पाएगा जिस उड़ान के लिए इन चीलों को जाना जाता है। इसी तरह का हाल आप देखिए कि इस खास तरह के फाल्कन का है जिसका जो एक बाजू है पूरी तरह से कट चुका है। यहाँ पर कुछ गंभीर ऑपरेशन के बाद में पक्षी रखे गए हैं जिनके बचने की उम्मीदें कम है, लेकिन जिनको ऑपरेशन जो है बहुत करने में समय लगा। और ये जो पक्षी हैं इन्हें बचाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। सर, कितना देखा जाए तो आंकड़ा क्या कहता है, किस तरह के हालात है, कैसे बचा रहे हैं आप? जो भी पक्षी यहाँ पे जो घायल अवस्था में आते हैं वो इस हालत में आते हैं कि उनकी जो पंख हैं वो करीबन 50% ज़्यादा से कटे हुए आते हैं। 2000 बहुत इज्जत आते हैं। उनको ऑपरेशन करके टाका लगा के उनको बचाने की कोशिश करते हैं। और इनको इस टाइम हमने जो 5-10 कबूतर भी आए हैं, काइट भी आई है और भी कई ऐसे पक्षी आए हैं जो 20-22 हैं, तो उनकी सर्जरी की है और हम बचाने की इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बचाने की पूरी कोशिश जारी है। कुछ जटिल जो सर्जरी हुई है वो आप देखिए कितनी तादाद है, किस तरह से आपने कब तक ये कैंप जारी रहेगा? ये 3 दिन का कैंप है। ये 13-14-15 कैंप लगाया है और इसके टीम गठित की है। टीम गठित में उसको सर्जरी की जा रही है बराबर। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राम राम भाया। राम 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 राम। कैसे हो भाया? टीका लगवाया के नहीं? ना भाया, सुना है इसमें खतरा है, कमजोरी आ जाती है। क्या कह रहे हो भाया? पूरी दुनिया के डॉक्टर इसे सुरक्षित और महामारी से बचाव में कारगर बताते हैं। मैंने तो दोनों खुराक लगवा ली है, सुरक्षित भी है, तंदुरुस्त भी। अब तो बूस्टर डोज की तैयारी है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, और क्या। जल्दी करो, खुद भी लगवाओ और छोरे को भी ले जाओ। वैक्सीन कवच को ना नहीं बोलते। बिल्कुल सही कहा भाया, वैक्सीन कवच को ना नहीं। महामारी से बचत के लिए कवच है वैक्सीन। जुड़िए न्यूज़ 18 की मुहिम से। वैक्सीन कवच को ना नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।